हेलो एवरीवन। आज हम जो जे.एंड.के कोऑपरेटिव एक्ट 1989 के जो नेक्स्ट प्रोविजन से उनके बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 10 तक हमने पढ़ लिया था। सेक्शन 11 जो है वो डील करती है नेम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कि अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नेम चेंज करना हो तो क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो उसके लिए जो सबसे पहले जो बाय लॉज हैं उनको अमेंड करना पड़ता है। अमेंड करने के बाद रजिस्ट्रार जो है उसको बताया जाएगा और रजिस्ट्रार जो है फिर उस कोऑपरेटिव को नया नाम देगा। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, नया नाम देने के बाद उसका उस कोऑपरेटिव का नाम जो है उसके लिए उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 7 में हमने जो पढ़ा था उसमें भी अमेंड करनी पड़ती है और उस अमेंडमेंट के बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। लेकिन जो भी सोसाइटी जिसका नाम चेंज किया गया है उसकी ऑब्लिगेशंस, उनके राइट्स और उनका प्रोसीजर, इवन कि अगर उसके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है या उसके ऊपर कोई नई सर्विसेज उसको रेंडर नहीं कर सकते। जो जैसा था यानी कि उसका स्टेटस और उसका रैंक वैसा ही रहेगा, सिर्फ उसका नाम जो है वो चेंज होगा। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 जो है वो डील करती है चेंज ऑफ लाइबिलिटी से, यानी अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी लाइबिलिटीज़ को चेंज करना चाहती है तो उसे भी कर सकते हैं बाय अमेंडमेंट, यानी बाय लॉज की अमेंडमेंट करके किसी भी सोसाइटी के जो लाइबिलिटी है उसकी फॉर्म को या फिर उसके एक्सटेंट को चेंज जो है वो किया जाता है। लेकिन इसके लिए प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि जब भी किसी भी सोसाइटी की लाइबिलिटी को चेंज करना है तो उस सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, उन सब को जो है वो एक नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस के 1 मंथ के अंदर जो है उनको इसका जो है वो जवाब देना पड़ेगा कि वो क्या ये जो लाइबिलिटी में जो चेंज ला रहे हैं उससे वो एग्री करते हैं या नहीं करते। अगर तो वो एग्री करते हैं, सारे क्रेडिटर्स और डिपॉजिटर्स जो हैं अगर वो एग्री करते हैं, जितने भी मेंबर्स अगर एग्री करते हैं तो उस केस में लाइबिलिटी चेंज हो जाएगी। और अगर नहीं करते हैं, अगर बाय द वे वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में लाइबिलिटी चेंज नहीं होती है। इसके अलावा एक और क्लॉज है कि अगर वो चुप रहते हैं, ना वो हाँ बोलते ना वो ना बोलते, तो उनकी चुप्पी को जो है वो उनकी हाँ मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 डील करती है अमेलगमेशन ऑफ सोसाइटी के साथ में, यानी अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा सोसाइटीज़ जो है वो अमेलगमेट होना चाहती हैं तो वो सेक्शन जो है वो डील करती है सेक्शन 14 के साथ में। इसका ये मतलब है कि जब भी ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है कि पहले प्रीवियस अप्रूवल लिया जाता है रजिस्ट्रार का। उसके बाद जब रजिस्ट्रार अप्रूव कर देता है उसके बाद एक रेजोल्यूशन जो है वो लाया जाता है। जो भी सोसाइटी अमेलगमेट होना चाहती है उस सोसाइटी की एक जनरल मीटिंग होती है। उस मीटिंग में 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर जो है एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे जिसमें 2/3 मेजॉरिटी जो होगी उस पूरी जनरल बॉडी की जो मेंबर्स होंगे उनको उसके ऊपर हाँ बोलना है, इस रेजोल्यूशन को पास करना है और इस रेजोल्यूशन के पास होते ही जो सोसाइटी है वो अमेलगमेट हो जाएगी किसी और सोसाइटी में। अमेलगमेशन कैसे होती है, उसका तरीका क्या है कि जो सोसाइटी अमेलगमेट होना चाहती है उसके जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो सब की सब जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी किसी दूसरी सोसाइटी के साथ जिसके साथ वो अमेलगमेट होने चाहती है। ठीक है। या फिर वही सोसाइटी 2 या 2 से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ क्या हो सकती है, अमेलगमेट हो सकती है। इसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन 15। सेक्शन 15 डील करती है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मतलब है कि अगर बाय द वे कुछ लाइबिलिटीज़ या एसेट्स अगर जो हैं अगर उनको ट्रांसफ़र करना है तो वो किस तरीके से किया जाएगा। अगर एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में एसेट्स और लाइबिलिटी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो जो पहली वाली जो सोसाइटी होगी उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल करना पड़ता है और ये सारा प्रोसेस जो है वो रजिस्ट्रार के हाथ में होता है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा कोऑपरेटिव्स में कोई पहली कोऑपरेटिव जो है वो अमेलगमेट होती है तो उसके जितने भी लाइबिलिटीज़ और जितनी भी एसेट्स हैं वो क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती हैं। उस ट्रांसफ़र के केस में जो पहली वाली कोऑपरेटिव है होगा उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जाता है। इसके बाद आती है सेक्शन 16। सेक्शन 16 डील करती है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़। इसका ये मतलब है कि अगर कभी भी रजिस्ट्रार को ये लगे
कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है उनको इंटैक्ट रखने के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए अगर कभी सोसाइटीज़ की को रीऑर्गेनाइज करना पड़े तो वो भी रजिस्ट्रार जो है वो कर सकता है। वो कैसे करता है कि दो या दो से ज़्यादा सोसाइटीज़ को अमेलगमेट किया जाता है या फिर एक ही सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है दो सोसाइटीज़ में और फिर उनको रीऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। यानी कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन होती है ये रजिस्ट्रार अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता, इसके लिए उसको जो फेडरल बॉडी होगी उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी की जो फेडरल बॉडी होगी उसके साथ रजिस्ट्रार को कंसल्ट करना पड़ता है और फिर वो सोसाइटीज़ को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया सेक्शन 17। सेक्शन 17 कहता है ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कौन कौन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है, वो किस तरीके के पर्सन्स होंगे उनके बारे में बताता है। तो सबसे पहले ये बात करता है इंडिविजुअल की कि कोई भी इंडिविजुअल जो कॉम्पिटेंट है, किसके लिए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11, यानी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11 के अकॉर्डिंगली अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट है तो उस केस में वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है। प्लस वो सिटीज़न होना चाहिए, वो रेजिडेंट होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का, तो तभी वो जो है वो सोसाइटी बना सकता है। ये तो था इंडिविजुअल के क्या, इंडिविजुअल जो मेंबर बनना चाहते हैं उनका क्राइटेरिया क्या था। अब आ गया अगर कोई फर्म या कोई कंपनी जो है वो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वॉल्व होना चाहती है तो उसकी मेंबरशिप के लिए ज़रूरी ये है कि वो कंपनी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सबसे पहले वो सोसाइटी जो है वो जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर। और इसी के साथ साथ उस फर्म के या उस कंपनी के जो भी पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं, मेंबर्स हैं या कोई भी हो, वो परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए जम्मू कश्मीर स्टेट के। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी प्रोविज़न है कि अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे आपको पता ही है कि ये होमोजीनियस ग्रुप ऑफ रूरल पीपल होते हैं जो वॉलंटरली एक दूसरे की हेल्प करते हैं अर्निंग्स के लिए या दूसरे जो भी फंड्स रिक्वायरमेंट है उनके लिए। तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप भी अगर कोऑपरेटिव बनाना चाहते हैं तो ये भी जो है उसके मेंबर जो हैं वो बन सकते हैं। तो दैट मीन्स इस सेक्शन 17 के अंदर कोऑपरेटिव का मेंबर बनने के लिए एक तो इंडिविजुअल मेंबर भी बन सकता है, अगर कोई फर्म है, कोई कंपनी है वो भी बन सकती है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो भी एक कोऑपरेटिव जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन 18। सेक्शन 18 डील करती है नॉमिनल और एसोसिएट मेंबर्स के साथ में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी कोऑपरेटिव को बनाने के लिए 10 से ज़्यादा मेंबर 10 से कम नहीं होने चाहिए मेंबर्स किसी भी कोऑपरेटिव को बनाने के लिए, बट वो मेंबर परमानेंट होते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ मेंबर्स नॉमिनल भी होते हैं जिनको हम एसोसिएट मेंबर्स कहते हैं। दैट मीन्स कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में नॉमिनल या एसोसिएट मेंबर्स भी हो सकते हैं। और ये जो कोऑपरेटिव में जो ये मेंबर्स होंगे ये मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाता है यानी नॉमिनेट किया जाता है बाय अकॉर्डिंग टू द बाय लॉ, यानी किसी भी कोऑपरेटिव को लेके जो भी बाय लॉ बना है उस बाय लॉ के अकॉर्डिंगली मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है और इनको एसोसिएट मेंबर्स कहते हैं। ये जो नॉमिनल मेंबर्स होंगे ये इनकी कोई शेयर होल्डिंग नहीं होगी, ठीक है, ये शेयर होल्डर्स नहीं होंगे किसी भी एसेट्स में या किसी भी फॉर्म में ये शेयर होल्डर्स नहीं होंगे। और उसी के साथ साथ ये जो मेंबर्स होंगे ये इनको प्रिविलेज जो है ये कोई भी प्रिविलेज या कोई भी स्टेटस जो है वो बाय लॉज के अकॉर्डिंग ही मिला। जो बाय लॉज में जिस तरीके के स्टेटस या जिस तरीके के प्रिविलेज लिखी होंगी वही इनको जो है वो मिलेगा, और इनके ऊपर कोई उस ऐसी लाइबिलिटीज़ जो है वो नहीं है, इनकी लाइबिलिटीज़ भी जो है वो बाय लॉज के अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन 20। सेक्शन 20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये डील करता है वोट फॉर मेंबर्स। जैसे कि क्राइटेरिया होता है किसी भी सोसाइटी में 1 मेंबर 1 वोट का, तो सेक्शन 20 बेसिकली उसी के साथ डील करता है कि हर एक सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उनको वो इंडिविजुअल वोट जो है 1 वोट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि मेंबर्स की वोटिंग में इक्वालिटी आ जाती है, यानी अगर इक्वल नंबर ऑफ वोट्स किसी भी मैटर को लेके अगर इक्वल नंबर ऑफ वोट्स पड़ जाते हैं तो उस केस में वोट करने की जो कैपेसिटी है यानी कास्टिंग वोट जो है वो चेयरमैन करता है, ठीक है।
यहाँ पे एक बात और नोटिस रखनी है आपने, दो क्राइटेरिया और याद रखने हैं कि जो नॉमिनल या एसोसिएट मेंबर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, दैट मीन्स कि वो वोट नहीं कर सकते। और दूसरा, जो गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उस केस में जो भी ईच पर्सन जो नॉमिनेट करता है गवर्नमेंट कमेटीज़ को लेके, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में की जो कमेटीज़ में वहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो सब एक एक वोट जो है वो कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम वोटिंग की बात करें तो सेक्शन 20 जो है वो डील करता है वोट्स ऑफ मेंबर्स के साथ में। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं, परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं, वो 1 मेंबर 1 वोट करते हैं। दूसरा, नॉमिनेटेड या एसोसिएट मेंबर्स जो है वो वोट नहीं कर सकते। और तीसरा, गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव्स में, खासकर जो उनकी सोसाइटीज़, जो उनकी जो ये कमेटीज़ होती हैं, वो जो है वो 1 वोट हर कोई मेंबर जो है वो कर सकता है। इसके बाद आगे सेक्शन 21। सेक्शन 21 जो है वो डील करता है कि क्या वोटिंग जो है वो हर कोई अपनी वोटिंग खुद प्रेजेंट होकर करेगा या प्रॉक्सी भी कर सकता है। तो आंसर इज़ बिग नो, प्रॉक्सी नहीं होती है। हर मेंबर को इंडिविजुअली इन पर्सन जाके जो है वो वोट करना पड़ता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बाय द वे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो दूसरी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर होती है दूसरी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, मतलब एक अगर कोई हो सकता है कि एक कोऑपरेटिव प्राइमरी लेवल पे है तो वही कोऑपरेटिव सोसाइटी सेकेंडरी पे भी होगी। तो दैट मीन्स कि वो इस केस में उनके जो मेंबर्स जो उन्होंने नॉमिनेट किए होंगे, जो ऑथोराइज किए होंगे, वो उस कोऑपरेटिव के बिहाफ पे जाके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से सेक्शन 21 जो है वो डील करती है प्रॉक्सी वोट के साथ, इन पर्सन वोट के साथ में, कि प्रॉक्सी वोट नहीं हो सकते। और अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लेवल पे काम कर रही है तो उस केस में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स जो है वो दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाके वोट जो है वो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनको वहाँ के क्या करना पड़ेगा, ऑथोराइज करना पड़ेगा। तो इसकी जो बाकी सेक्शंस है वो मैं आपको शाम तक जो है वो और भेज दूँगी। थैंक यू सो मच।